मेरा आज का लाइव आने का जो मुद्दा है, मेन जो मेरा उद्देश्य है, वो है स्पेशली आर्टिस्ट्स के लिए। जी हाँ, एक्टर्स के लिए स्पेशली मैं बताने जा रहा हूँ आपको नाट्य शास्त्र के बारे में। मैं जानता हूँ आप सबने, बहुत लोगों ने नाट्य शास्त्र के बारे में सुना बहुत ज़रूर होगा, लेकिन शायद ही मुझे लगता है कि सबने उसकी डीप नॉलेज या उसको पढ़ा होगा। नाट्य शास्त्र जो है वो एक पंचम वेद कहलाता है, आता है जिसको भरत मुनि ने रचा था। मैं बिना टाइम गवाया करे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि नाट्य शास्त्र इम्पॉर्टेंट क्यों है एक्टर के लिए। और मैं बहुत चिन्ह करके एक चीज़ को बताना चाहता हूँ कि नाट्य शास्त्र में इतनी डीप नॉलेज है एक्टिंग के बारे में, जिसके बारे में आपने और हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने जब हाल फिलहाल में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र में जब नाट्य शास्त्र के ऊपर मैंने थोड़ा अपनी पर्सनल रिसर्च करी और जब हमारा सब्जेक्ट पढ़ाया गया, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिली। मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ नाट्य शास्त्र में। जैसे कि मैं एक श्लोक के थ्रू आपको बताता हूँ। न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न स विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्मा नाट्यस्मिन् यन दृश्यते। यानी कि नाट्य शास्त्र के अंदर ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई योग, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई शास्त्र नहीं है जो कि उसमें मौजूद ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उसमें मौजूद ना हो। सब कुछ नाट्य शास्त्र के अंदर मौजूद है। जी हाँ, तो मैं आपको नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अभी मैं नाट्य शास्त्र का एक जो समराइज्ड बुक है उसमें से उसका अध्याय नंबर 12 बताने जा रहा हूँ। वो बड़ा ध्यान से सुनेगा आप क्या कहते हैं भरत मुनि नाट्य शास्त्र में एक्टिंग के बारे में, अभिनय के बारे में। इसमें मैं बहुत क्लोजली बता रहा हूँ आपको। क्या कहते हैं कि नाट्य शास्त्र में ये बताया गया है कि दिन की चाल कैसी होनी चाहिए एक्टर की। मान लीजिए आपका एक कोई सीन दिया हुआ है पर्टिकुलर, आपका मॉर्निंग का सीन है, दिन का सीन है, तो आपकी जो चाल है, व्हाट शुड बी योर वॉकिंग चारी चारी जो होती है वो चलने की तरीका वो क्या होना चाहिए, तो वो नाट्य शास्त्र के 12वें अध्याय में दिया गया हुआ है। रात में चलने की चाल कैसी है, रात में चलने की, दिन में चलने की चाल कैसी है, वो सब नाट्य शास्त्र में दिया गया है। इसके बाद सर्दी से ठुठरते हुए की चाल, वर्षा से भीगते हुए की चाल, भयभीत व्यक्ति की चाल। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज द फर्स्ट बुक जिसमें मैंने डिस्कवर किया कि जो एक्टिंग की जो सबसे बारीकी चीज़ें हैं वो इसमें अवेलेबल है। अभी मैं आपको और भी नई नई चीज़ें बताऊंगा कि जो इसमें नाट्य शास्त्र में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने कहा कि दिन में एक एक्टर कैसे चलेगा, मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि दिन में अगर कोई एक्टर परफॉर्म कर रहा है तो किस प्रकार से चलेगा। रात में अगर वो परफॉर्म कर रहा है, रात का अगर कोई सीन है उसका पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो कैसे परफॉर्म करेगा। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी आज तक, क्योंकि नाट्य शास्त्र में जो कि बहुत अच्छे से दी गई है। इसके बाद जो नाट्य शास्त्र में जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो है अभिनय के प्रकार। अभिनय में 4 प्रकार के अभिनय के बारे में बताया गया है। आंगिको वाचिक चहेवा इहारे सात्विकसता चत्वारो अभिनया ये ते विजय नाट्य संक्षया। दोस्तों, अगर मेरी श्लोक में कोई भी अशुद्धि होती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो मेरा मुद्दा है बताने का वो ये है कि नाट्य शास्त्र क्यों इंपॉर्टेंट है कोई भी एक आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली फॉर एन एक्टर। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। छठा अध्याय जो इसका आता है वो तो रस। रस के बारे में आपने सुना होगा। तो रस में जो उसमें श्लोक सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है श्रृंगार हास्य करुणा रौद्रवीर भयानका विभस्त अद्भुत संगोचे अष्टो नाट्य रसा स्मृता। रस है उसको कैसे आप गेन करेंगे, कैसे वो रस की उत्पत्ति होगी, ये पूरा नाट्य शास्त्र में दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बता देता हूँ कुछ और चीज़ें जो कि एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई वुड लाइक टू से कि आप लोग नाट्य शास्त्र ज़रूर पढ़ें। मेरा लाइव आने का मुद्दा ये था कि मैं यहाँ पर कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि नाट्य शास्त्र में क्या क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। मेरा यहाँ पर मेन मुद्दा जो मेरा आने का है लाइव वो ये है कि हर एक एक्टर को, हर एक आर्टिस्ट को नाट्य शास्त्र ज़रूर पढ़नी चाहिए। नाट्य शास्त्र की जो कॉपी है वो शायद मुझे लगता नहीं कि हमारे किसी इन शहरों में, दिल्ली में स्पेशली मिल जाएगी। नाट्य शास्त्र 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि मुझे वाराणसी में मिली थी। इसके अलावा अगर समराइज फॉर्म चाहिए आपको नाट्य शास्त्र की तो वो भी मिल जाएगी आपको। वो आपको एसआरसी के बाद जो हमारी आंटी जी बैठती है उनसे भी मिल सकती है। इसके अलावा एक और किताब है जो मेरे पास है, आप इसको देख रहे हैं, इसमें भी आपको नाट्य शास्त्र के बारे में काफ़ी सारी डीप नॉलेज मिल जाएगी। तो मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, कुछ और चीज़ बताता हूँ नाट्य शास्त्र में जो और दिया गया है। अभी तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप जब इसको डीपली पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है। हाँ जी, आगे चलता हूँ। स्पेशली जो एक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं वाली बातों को डिस्कस करने जा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, हाँ, तो 14वां जो अध्याय है उसमें वाणी अभिनय के बारे में बताया गया है। योर वॉइस मॉड्यूलेशन, इन सब के बारे में 14वें अध्याय के बारे में बताया हुआ है।
अब आता हूँ 17वें अध्याय के ऊपर। इसमें भाषा लक्षण। अब सोचो कि कोई लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए पर्टिकुलर कैरेक्टर की, एक पर्टिकुलर रीजन के कैरेक्टर की, एक दास की, एक किंग की, एक उससे नीचे के मंत्री की, उसके ऑफिसर की, तो उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो प्रॉपरली इसमें डिस्क्राइब्ड है। और उसके अराउंड इन्होंने 7 प्रकार, 6 से 7 प्रकार की भाषाएं का प्रयोग किया गया है। हाँ, जो लोग राइटिंग में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं उनको भी मैं बता दूं कि राइटिंग की बहुत अच्छी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पूरा का पूरा एक अध्याय है, 19वां अध्याय, जिसमें आप कथानक, कथा कैसे लिख सकते हैं वो इसमें मेंशन्ड है। इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे एक कथा लिखी जाती है, कैसे एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है फॉर अ प्ले। तो पूरा नाट्यशास्त्र में उसका पूरा अध्ययन दिया हुआ है नंबर 19 में। अब मैं आगे चलता हूँ, अध्याय नंबर 21, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी है, आहार्य। आप लोगों ने कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, स्टेज डिज़ाइन के बारे में सुना होगा। आप मानेंगे नहीं, कॉस्ट्यूम, मेकअप और इन सब के बारे में, स्टेज डिज़ाइन के बारे में अध्याय नंबर 21 में बहुत स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया हुआ है। वो बताते हैं कि इसमें कौन कौन से रंग, कौन कौन से कलर यूज़ करने चाहिए, किन्हीं 4 रंगों का यूज़ करके आप और कैसे कलर बना सकते हैं, कौन सा मेकअप कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विग बनानी तो कैसे विग बनानी है, दाढ़ी बनानी तो कैसे बनानी है, मूछें बनानी तो कैसे बनानी है। तो पूरा ये डिस्क्राइब्ड है। मैं जब से आपको सिर्फ समरी दे रहा हूँ ये बताने के लिए कि इसकी खासियत क्या है नाट्यशास्त्र की। अब आगे चलते हैं, 25वां अध्याय जी। अब आपने सुना होगा कि स्टेज पे हमें मान लीजिए वसंत ऋतु दिखानी है, विंटर दिखानी है, समर दिखानी है, वर्षा दिखानी है, और हमें मान लीजिए चांद दिखाना है, सूरज दिखाना है, छाया दिखानी है, पेड़ दिखाना है, जंगल दिखाना है। तो आप इसको प्रतीक के रूप में कैसे दिखा सकते हैं, चिन्ह के रूप में कैसे दिखा सकते हैं, जिससे कि आपकी सामने वाली ऑडियंस को लगे कि हाँ यार वहाँ तो पीछे चांद है, उधर पीछे सूरज है। इसका पूरा वर्णन अध्याय नंबर 25 में दिया हुआ है, चित्राभिनय के नाम से। तो आप जाए पढ़ें, उसको समझें। पहले मैं कहता हूँ हमेशा थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, थ्योरी आप पढ़ें, क्योंकि नाट्यशास्त्र पूरी पढ़ने में ही उम्र निकल जाती है। लेकिन कुछ कुछ अध्याय हैं जो सिर्फ स्पेशली एक्टर्स के लिए है, वो ज़रूर पढ़ें। आगे चलते हैं 28वें अध्याय में, वाद्य यंत्रों के बारे में बताया हुआ है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है इंस्ट्रूमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंटल में, उनके लिए अध्याय है पूरे का पूरा। स्पेशली इसमें बताया भी गया कि कैसे वाद्य इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, कैसे ढोलक, कैसे तबला, इन सबको बनाया जाता है और कैसे इसका आगे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि एज एन एक्टर, एज ए आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो, चाहे वो सिंगिंग करता हो, डांस करता हो, एक्टिंग करता हो, अभिनय करता हो, कुछ भी करता हो, मेकअप करता हो, उसके लिए ये नाट्यशास्त्र किताब, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं श्रीनाथ दास की ये जो किताब है ये मैंने पढ़ी हुई है, और नाट्यशास्त्र की जो किताब है उसका समरी भी पढ़ी है। ये बुक इतने हज़ारों साल पहले छपी थी, नाट्यशास्त्र, और उसके अंदर इतनी बारीकियों से चीज़ें दी गई हैं कि सिर्फ आपके जेस्चर्स और पोस्चर्स के बेस पे आप कैसे एक्टिंग कर सकते हैं, वाचिक वॉइस मॉड्यूलेशन के हिसाब से कैसे एक्टिंग कर सकते हैं, आहार्य आपके मेकअप कॉस्ट्यूम के बेस पे आप कैसे कर सकते हैं, सात्विक, जो सात्विक की बात की जाती है, बहुत लोग सोचते हैं कि संस्कृत नाटक में या फिर क्लासिकल ड्रामाज में नेचुरलिज्म नहीं होता है, वो रियलिस्टिक नहीं होते हैं, इसमें से मुद्राएं बना के काम होता है। सो लेट मी टेल यू, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है, सात्विक टाइप का अभिनय होता है, जैसे मैंने बताया, सात्विक मीन इंटरनल, सात्विक तरीके से जो इमोशंस निकल के आते हैं, सात्विक तरीके से जो अभिनय किया जाता है, वो सात्विक अभिनय कहलाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, और समझना भी ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ नाट्यशास्त्र में तरीके भी बताए गए हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। इसके अलावा इसमें अलग अलग 8 प्रकार के भाव भी बताए गए हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, भाव से कैसे एक्सप्रेशंस, इमोशंस, एक्सप्रेशन कैसे आते हैं, एक्सप्रेशन से फिर आपका अभिनय कैसे व्यक्त किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत क्लियरली डिस्क्राइब्ड है। आगे अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो वो ये है कि इसमें अलग अलग प्रकार की चारियाँ बताई गई हैं। चारियाँ मीन्स, आप सोचिए कि अगर मैं आपको एक इम्प्रोवाइजेशन करने को दूं और बोलूं कि आपको एक अलग ढंग से चल के आना है, तो आप कितने टाइप से सोच सकते हैं आने के लिए।
लेकिन इसमें एक अलग अलग टाइप की काफ़ी सारी चारियाँ दी गई हैं कि इस तरह से आप वॉक करेंगे तो इस तरह से हो सकता है। ये चारी इसके लिए होगी, एक लंगड़े एक बीमार व्यक्ति के लिए इस तरह से चारी यूज़ हो सकती है, एक कुशल व्यक्ति के लिए इस तरह से चारी हो सकती है, यंग आदमी है तो उसके लिए ये चारी, बच्चे के लिए ये चारी, बूढ़े आदमी के लिए ये चारी, बूढ़े आदमी का चलने का तरीका जो कैरेक्टराइजेशन होगा वो कैसे होगा, बड़े आदमी का ओल्ड एज का, सब इसमें पूरी तरह से डिस्क्राइब्ड है। ये तो बहुत पतली सी किताब है, लेट मी टेल यू, इससे भी ज़्यादा मोटी 4 किताबें नाट्यशास्त्र की, जिसमें डेप्थ नॉलेज है फुल नाट्य की। लेकिन जब मैंने नाट्यशास्त्र पढ़नी शुरू करी थी तो मेरा तो दिमाग चकर आ गया था कि इसमें इतनी डेप्थ और डीप नॉलेज है एक्टिंग के ऊपर। जैसे कि मैं बता रहा था कि ये बहुत क्लियरली डिस्क्राइब करती है कि एक एक्टर को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से उसको एक्ट करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है नाट्यशास्त्र। जैसे कि मैं बता रहा था, हाँ, अब लोग बात करते हैं स्टेज डिज़ाइनिंग की, डायरेक्शन की। तो स्टेज डिज़ाइनिंग एंड डायरेक्शन के लिए भी पर्टिकुलर एक अध्याय दिया हुआ है कि किस तरह से आप स्टेज डिज़ाइनिंग करें, किस तरह से आप प्रॉप्स हैं वो लेके आएँ, किस तरह से आप प्रॉप्स को रखें, आप प्रॉपर्टीज़ को लगाएं, वो पूरा डिस्क्राइब्ड है इसमें अच्छे तरीके से। तो वही मैं कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं बोला नत्तच ज्ञानम नत्तच शिल्पम न सा विद्या न सा कला। तो ऐसा कोई भी विद्या, ऐसी कोई कला जो छूटती ही नहीं है, वो सब इसमें है अवेलेबल। इवन यही नहीं, आपका जो एक्सप्रेशन का काम है, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आस्क मी सर वो एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन को कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या एक्सप्रेशन होते हैं पर्टिकुलर इमोशंस के लिए, वो सब इसमें अवेलेबल है और तरीके भी बताए गए हैं, साइजेस भी दी गई हैं इसमें। नाट्यशास्त्र पूरी ही लेनी पड़ेगी आपको, उसमें कुछ अध्याय हैं, उनमें डिस्क्राइब्ड है कि एक्टर्स के लिए कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक्टर्स वो पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने भी कुछ अध्याय के नाम बताए थे इस वीडियो के अंदर, और जैसे मैं अध्याय नंबर 6, 7, इसके बाद 9वां अध्याय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12वां अध्याय जो कि मैं बता रहा था, 12 मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये मैं जब पढ़ा था इसको, कि 12वें देते हैं कि मंच पर प्रवेश किस प्रकार करना चाहिए, पाँवों को उठाकर किस प्रकार किस गति से करना चाहिए, चलने के समय लय का प्रयोग कैसा होना चाहिए। पश्चात ये बताते हैं कि दिन में तथा रात में चलने का क्या अंतर रखना चाहिए। दिन में चल रहा है एक एक्टर, जब रात में चल रहा है तो उसकी लय क्या होनी चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए चलने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वर मतलब फीवर है तो उसकी चाल कैसी होगी। दुखी व्यक्ति, इफ ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड, सो उसकी वो चाल कैसी होगी। विदूषक की चाल, सर्दी में ठुठरने की चाल, वर्षा में भीगते हुए की चाल, भयभीत व्यक्ति की चाल, जल में तैरने की चाल, ये सारी चालें इसमें अवेलेबल है। आदमी को स्वस्थ आदमी अगर बेड पे लेटा है तो किस तरह से लेटा है, रोगी व्यक्ति लेटा है तो किस तरह से लेटा है। बच्चों की चाल, अगर आप बच्चे का कैरेक्टर करें कैसे होगा। थके हुए आदमी किस प्रकार सोएगा, इसके बारे में पूरा दिया गया हुआ है, सोचिए। तो 22 में डिस्क्राइब्ड है सामान्य अभिनय। मैं बता देता हूँ, 22वें अध्याय का नाम सामान्य अभिनय है। कहने को ये सामान्य अभिनय है, किंतु बारीक से बारीक और कठिन से कठिन पक्ष का विवेचन किया है। सबसे पहले वह इस प्रसंग में कहता है कि अभिनय में मनोयोग का होना उससे अधिक महत्वपूर्ण है। मनोयोग यानी कि इंटरनल फीलिंग जो आपकी है मन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तो सिर्फ मैंने ये एक छोटी सी किताब पकड़ी हुई है जिसमें कुछ नहीं है, जिसमें सिर्फ एक समराइज्ड फॉर्म है नाट्यशास्त्र का। नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की किताब है संक्षिप्त नाट्यशास्त्र, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की। एक्सप्रेशंस के ऊपर पूरी की पूरी इसके बारे में डिस्क्राइब्ड है, ये एक्सप्रेशंस कैसे, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये सिर्फ एक्सप्रेशन, सिर्फ आपके जो आईब्रोज हैं उसके ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी लिखी गई है कि हर एक आईब्रो उठाने के पीछे क्या कारण है, कौन सा आईब्रो कब उठेगा, कौन से एक्सप्रेशन कौन से दिया गया। हाँ, हस्त मुद्राएं के बारे में बताया गया, पताका त्रिपताका इन सब के बारे में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। मुद्राएं पता होनी चाहिए। लाइक पूरी तरह से जो हम मेथड एक्टिंग की, स्टेज डिज़ाइनिंग की, फिजिकल एक्टिंग की जो बात करते हैं हम सब लोग आज के मॉडर्न टाइम्स में, वो सारी चीज़ें नाट्यशास्त्र में आज भी अवेलेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नाट्यशास्त्र ज़रूर पढ़ें। लेकिन नाट्यशास्त्र में जो डिस्क्राइब्ड है, इसमें टेक्निक्स दी गई हैं कि किस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। ऊपर से सेकेंड फॉर्म इज़ ऑलवेज इम्प्लीमेंटेशन, सो हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस थ्योरी। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा था कि मैं
तुरंत जैसे ही वहाँ से फ्री होता हूँ मैं एक वर्कशॉप ज़रूर लूँगा। आप मुझे कभी पिंग कर सकते हैं। उस समय लाइटिंग में बहुत लोग पूछ रहे होंगे, लाइट एंड म्यूज़िक। तो म्यूज़िक पिछली उस टाइम पे जब नाट्यशास्त्र छपी थी या बनी होगी, लाइव म्यूज़िक हुआ करता था और लाइटिंग के लिए लालटेन यूज़ होती थी। तो लाइटिंग का इसमें कोई पार्ट नहीं है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और मैं कुछ चीज़ें गलत बोल चुका हूँ, मेरी अशुद्धि जो मैंने अपने ज़ुबान से निकाली हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे जुड़े।